Hello everyone, welcome to High Octane Academy, and this is the second lecture in the series of permutation and combinations. और इस लेक्चर में हम लोग permutations and combinations के बेसिक पार्ट को पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी लेवल को, जहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है और उसको फाइंड करने का मेथड क्या होता है, और कॉम्बिनेशन क्या होता है और इसको फाइंड करने का मेथड क्या होता है, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। सो बेसिकली हमें ये पार्ट इस सेशन में कवर करना है, और हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे जिसके थ्रू इसको अप्लाई करने का तरीका भी हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में। सो लेट अस प्रोसीड अहेड। So the first thing that we should know before starting permutation and combination is the factorial. So maths में एक ऑपरेटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। अब इसको निकालते कैसे हैं? सबसे पहली चीज, एक तो फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही होता है या फिर जीरो का भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब फैक्टोरियल पॉसिबल है, उसके अलावा नेगेटिव इंटीजर्स का जो फैक्टोरियल है दैट इज नॉट पॉसिबल। सो फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं कि अगर जैसे n फैक्टोरियल लिखा है तो हम उसमें क्या करते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं n से छोटे, हम उन सब का प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल में 4 से छोटे या उसके इक्वल जितने भी इंटीजर्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और सिर्फ, तो वो कौन कौन से होते हैं, 4, 3, 2 और 1। सो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 एंड इंटू 2 इंटू 1 इट विल कम आउट टू बी 24। सो देयरफॉर 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 24 होती है। इसी तरह से अगर हम 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसमें भी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है पूरा का पूरा 5 फैक्टोरियल, जो जिसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो 120 आएगा। तो फैक्टोरियल साइन जो है, जब अगर हम पूरा 1 तक ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फैक्टोरियल का जो साइन लगा है, मतलब ये एक्सक्लेमेशन का जो साइन लगा है, इसको फैक्टोरियल का साइन बोलते हैं, तो ये हटा देते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई पूरा 1 तक नहीं कर रहे, कहीं बीच में इसको रोक दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना करके 4 इंटू 3 पर ही अगर मैं इसको रोक देता हूँ, तो मुझे फिर आगे दोबारा फैक्टोरियल का साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पूरा का पूरा फैक्टोरियल ओपन नहीं किया। तो अगर हम 3 पे इस मल्टीप्लीकेशन को रोकना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सो ये चीज़ भी करनी पड़ती है बहुत बार, क्योंकि जैसे अगर फैक्टोरियल में डिवीजन जब होता है तो हम कोशिश करते हैं कि कैंसिल हो जाए। जैसे अगर ऐसा होगा कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जैसे नीचे ये एग्जांपल लिया हुआ है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन करके क्या होगा कि नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो हम ऊपर कोशिश करेंगे किसी तरह 3 फैक्टोरियल आ जाए, और वो नीचे से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा इसमें, 20। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल्स के डिवीजन को कर सकते हैं। इस बेसिस पे हम फैक्टोरियल को कहीं भी कैलकुलेशन को बीच में स्टॉप कर देते हैं, और वो बीच में कहाँ स्टॉप करना है ये डिपेंड करता है कि हमको सिंप्लीफाई क्या करना है। तो अगर डिनोमिनेटर में जैसे 3 फैक्टोरियल है तो डेफिनेटली हम न्यूमरेटर में भी 3 तक ही इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि 3 के बाद फिर फैक्टोरियल साइन आ जाएगा, तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये फैक्टोरियल का की कैलकुलेशन और ये सब इसके बेसिक्स हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब बेसिकली जो नेक्स्ट स्लाइड में हमको पढ़ना है वो ये है कि फैक्टोरियल का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब फैक्टोरियल एग्जैक्टली शो क्या करता है। तो अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो n फैक्टोरियल का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर आपके पास n अलग अलग चीजें हैं, डिस्टिंक्ट थिंग्स मतलब अलग अलग चीजें, तो सपोज आपके पास n अलग अलग चीजें हैं और आप उन सबको अरेंज करना चाहते हो, तो उसके वेज कितने हो जाएंगे, कितनी तरीके से आप अरेंज कर पाओगे उसको, n फैक्टोरियल तरीके से। सो ये n फैक्टोरियल क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिस्टिंक्ट थिंग्स। सो जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 5 पीपल, अब आपको पता है लोग तो अलग अलग ही होते हैं, और अगर अब उन्हें उन्हें हमें रो में अरेंज करना है, तो हमें बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल पता है कि अगर n डिस्टिंक्ट चीजें हैं और अगर हमें उन्हें अरेंज करना है तो उसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन ही ये होती है।
कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। तो इसलिए अगर 5 पीपल को वी हैव टू अरेंज इन अ रो, सो द आंसर इट शुड बी 5 फैक्टोरियल। जिसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 120। अब ये जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जहां भी हमारी कैलकुलेशन में जीरो फैक्टोरियल आ जाता है तो वहां आंसर क्या लिखना है, 1 लिखना है। जीरो फैक्टोरियल को 1 क्यों मानते हैं, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग जीरो थिंग्स, मतलब जीरो थिंग्स क्या है कि चीजें हैं ही नहीं, तो कितना अरेंजमेंट होगा, तो एक अरेंजमेंट होगा बस। मतलब किसी भी चीज को ना अरेंज करने का कितने तरीके होगा, एक ही तरीका होगा कि हम उसे अरेंज ही नहीं कर सकते। तो इसलिए जीरो फैक्टोरियल को हम लोग 1 मानते हैं। वैसे तो ये जीरो भी हो सकता, मतलब ये होना तो जीरो चाहिए, बट लेकिन कैलकुलेशंस में ये डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो फैक्टोरियल आता है तो ये उसको नॉट डिफाइंड बना देता है। तो इसलिए वो कैलकुलेशंस हमारी नॉट डिफाइंड ना बने, इसलिए हम इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि 1 कंसीडर करना भी कोई गलत नहीं है। तो इसलिए जीरो फैक्टोरियल को 1 हमें यहाँ पे मानना होता है। इसको आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें अब हमें पढ़ना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले है परम्यूटेशन। तो परमुटेशन सबसे पहले अप्लाई कहाँ पे होता है, जहां पर अरेंजमेंट का सेंस आता है। अब अरेंजमेंट का अगर सेंस आएगा तो मतलब क्या है, वहां पर ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर मैटर करने का मतलब है कि जैसे हमारे पास 3 अलग चीजें हैं, जैसे ए बी सी। अगर मुझे इसे अरेंज करना है तो अगर मैं ए को बाद में और बी को पहले लिख दूं तो ये एक नया अरेंजमेंट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब ऑर्डर मैटर कर रहा है कि अगर मैं इनकी प्लेसेस को चेंज कर दूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, तो हमारा एक नया अरेंजमेंट बन रहा है। तो इसलिए हमेशा अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, और उस केस में हम हमेशा परम्यूटेशन ही अप्लाई करते हैं। तो परम्यूटेशन को हम शो कैसे करते हैं, एन पी आर, ये इसका लिखने का तरीका होता है। जहाँ पे एन क्या होता है, टोटल एन डिस्टिंक्ट थिंग्स होती है। अब और आर क्या होता है, जितनी चीजें हमें अरेंज करनी होती हैं। अच्छा, ये परम्यूटेशन की जरूरत पड़ी ही क्यों, हम क्यों फैक्टोरियल से अरेंज नहीं कर सकते। हम फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, बट फैक्टोरियल की एक लिमिटेशन क्या होती है कि आपके पास जितनी चीजें होती हैं आपको वो सारी की सारी अरेंज करनी पड़ जाती हैं। जैसे अगर 5 चीजें हैं, 5 लोग हैं यहाँ पे, तो आपको पूरे 5 के 5 अरेंज करने हैं। लेकिन जैसे अगर कभी हमारे पास सिचुएशन ये आ गई कि हमारे पास 5 लोग हैं और उन 5 में से हमको सिर्फ 3 ही लोगों को अरेंज करना है, मतलब सबके सबको अरेंज नहीं करना। सो उस केस में हम लोग फैक्टोरियल का यूज ना करके हम लोग क्या यूज करते हैं, परम्यूटेशन यूज करते हैं। सो परम्यूटेशन का बेसिकली काम ही यही होता है कि 5 में से 3 को अलग हटा के और उनको अरेंज करना। तो बेसिकली परम्यूटेशन में अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों होते हैं, मतलब हमने 5 में से 3 चीजें सेलेक्ट की फिर उनको अरेंज कर दिया। सो ये ध्यान रखना है कि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट जो होता है, अरेंजमेंट भी होता है और सिलेक्शन भी होता है। हम सारी की सारी चीजों को अरेंज नहीं करते। जैसे NPR, इसका मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स वी आर अरेंजिंग ओनली आर थिंग्स। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। r हमेशा 0 से n के बीच में रहेगा, 0 भी हो सकता है और n के इक्वल भी हो सकता है, बट इनके अलावा किसी और रेंज में नहीं जा सकता, क्योंकि डेफिनेटली r नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। और r n से बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास टोटली जब n डिस्टिंक्ट चीजें होंगी तो हम उससे ज्यादा चीजों को अरेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए r हमेशा 0 से n के बीच में रहेगा। तो ये था परम्यूटेशन की कैलकुलेशन के बेसिक्स, कि हमें किस तरह परम्यूटेशन लगाना होता है इसमें। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं इसमें। तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे कि 8 लोग हैं, 8 में से हमको 5 लोगों को अरेंज करना है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, तो सबसे सिंपल है वही प्योर परम्यूटेशन का बेसिक ही है, ये भी परम्यूटेशन का बेसिक एग्जांपल है। 8 में से 5 चीजें अरेंज करनी है, मतलब 8 में से 5 लोग अरेंज करने हैं, तो 8p5 लग जाएगा यहाँ पे। सो 8p5 को जब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, इट विल गिव यू 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम 8 को 3 तक ओपन कर देंगे, क्योंकि हमें 3 फैक्टोरियल काटना है नीचे से। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। तो वो न्यूमरेटर का जो 3 फैक्टोरियल है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल होके आपको आंसर दे देगा 6720। So that means there are 6720 ways of arranging 5 people out of 8 people. Next that we have to study is combination.
अब जैसे परम्यूटेशन में क्या होता है कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होते हैं, पर परम्यूटेशन में, इसमें कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सिर्फ सिलेक्शन होता है, अरेंजमेंट नहीं होता। क्योंकि हमें बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी जैसे जहां हमें सिर्फ सेलेक्ट करना होगा, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा ऐसे केसेस में क्या लगाते हैं, जहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन हो वहां हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब कॉम्बिनेशन में क्योंकि हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्शन में ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, हमारे पास तीन चीजें हैं। अब अगर मैं तीन में से पहले बी को सेलेक्ट कर लूं और बाद में ए को कर लूं, या पहले ए को कर लूं बाद में बी को सेलेक्ट कर लूं, तो उससे कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, सिलेक्शन तो दोनों का ही हो गया। सो इसका मतलब क्या है कि सिलेक्शन में हमारा ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता। सो इसलिए हम एक नई चीज यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन को डिनोट करने का तरीका होता है NCR, जहाँ पे N आपका वही है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू हैव, और R क्या है, जितनी चीजें आपको सेलेक्ट करनी है उन N में से। सो NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है NCR का। तो अगर हम इन फॉर्मूलेज को कंपेयर करें NCR और NPR को, तो हम क्या देखेंगे कि NPR और NCR सेम ही है, बस फर्क है कि एनसीआर में डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल आ गया बस। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल नहीं है, लेकिन एनसीआर के फॉर्मूले में आर फैक्टोरियल है, बस यही फर्क है। तो हम यहीं से एक एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि अगर मैं एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे अगर आर एच एस ये जो दिख रही है हमें एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे आर फैक्टोरियल से, तो डिनोमिनेटर वाला आर फैक्टोरियल फिर कट जाएगा जो हमने आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया है, और हमारा फॉर्मूला वापस से क्या आ जाएगा, एनपीआर वाला। तो यानी कि हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनपीआर एनसीआर से कैसे आ सकता है, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। और ये नॉर्मल भी होता है, अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से भी समझे तो भी ये सही होगा। मतलब अगर हम कैलकुलेशन से नहीं समझते, इसको नॉर्मल तरीके से समझते हैं, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस से। तो अगर हमें पता है कि वही परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, जहाँ सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होते हैं, तो हम क्या करते हैं अरेंजमेंट के लिए कि हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, एन में से आर चीजों को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें पता है एन में से आर चीजों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, NCR। अब जो चीजें हमने सेलेक्ट की हैं, कितनी चीजें सेलेक्ट की है, आर चीजें, अब उनको अरेंज भी करना है, क्योंकि हमें परम्यूटेशन में अरेंजमेंट करना होता है। सो आर चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, आर फैक्टोरियल। जैसे एन चीजों को सेलेक्ट कर अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, एन फैक्टोरियल, ऐसे ही आर चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, आर फैक्टोरियल। अब क्योंकि सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों जरूरी है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, इसलिए यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो इसलिए जो अरेंजमेंट होते हैं हमेशा, मतलब NPR जो होते हैं, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, सो दैट इज इक्वल टू NCR इज इनटू आर फैक्टोरियल। सो एक ये तरीका भी होता है इसको समझने का। सो अगर हम हर एक चीज़ों को प्रैक्टिकली रिलेट करते हुए चलेंगे, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं उस केस में। तो इसमें फॉर्मूला डायरेक्टली रट्टा नहीं मारना चाहिए, हमेशा फॉर्मूले को समझना चाहिए कि वो एग्जैक्टली शो क्या कर रहा है प्रैक्टिकली। So let us proceed to next slide. There is an example for combination. So suppose there are 8 people and out of those 8 people 5 people need to be selected. अब हमें सिर्फ 8 में से 5 लोगों को सेलेक्ट करना है बस। तो कितने तरीके होंगे उसके, तो सिंपल है, यहाँ सिर्फ सिलेक्शन करना है, तो 8C5 हो जाएगा इसका आंसर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 56। ये कैलकुलेशन कैसे हुई है, जब अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, 8 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास दो वैल्यू है, 3 फैक्टोरियल और एक 5 फैक्टोरियल। अब हम दोनों में से किसी एक को ही कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली न्यूमरेटर से, दूसरी को भी कैंसिल कर सकते हैं, बट वो फिर दूसरी वैल्यू हमें ओपन करनी पड़ेगी। तो हम इसमें कोशिश क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ताकि हमें कम ओपन करना पड़े। तो 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में से बड़ा कौन है, 5 फैक्टोरियल। तो इसलिए हम न्यूमरेटर में कोशिश करते हैं 5 फैक्टोरियल लाने की, यानी हमें इस 8 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक ओपन करना है बस। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, तो एज इट इज बचेगा। 5 फैक्टोरियल जो है वो ऊपर वाले से अब कैंसिल हो जाएगा,
तो अब न्यूमरेटर में बचेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 और डिनोमिनेटर में बचेगा 3 फैक्टोरियल, जिसको आप ओपन करके 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर से कैंसिल आउट जब हो जाएगा ये सारी चीजें जो जो कैंसिल हो रही है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 56। अब कुछ क्वेश्चन, अच्छा इसमें कुछ आगे क्वेश्चन करने से पहले अगर हम ये वाला जो कंसेप्ट है कि ये वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमें 8 में से 5 लोगों को अरेंज करना था, सो इसको करने का एक तरीका और है, क्योंकि अब हमने कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया। तो अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना चाहे इसको, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? जो ये हमने यहाँ पे ये सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था, एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो अगर हम ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाएं तो 8 में से आप पहले 5 लोगों को सेलेक्ट कर लो, सो उसके कितने तरीके हो जाएंगे, 8C5। अब उसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, अब हमने 8 में से 5 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है और हमें 5 लोगों को अभी अरेंज करना है। तो 5 लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो हमें 8C5 में ये 5 फैक्टोरियल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसका एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हमें 8 में से 5 लोगों को अरेंज करना है, तो हम पहले 5 लोगों को सेलेक्ट कर लें और मल्टीप्लाई 5 लोगों को फिर अरेंज कर दें, विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो आपको सेम आंसर मिलेगा। बट कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें परम्यूटेशन भी आता है, तो हम परम्यूटेशन डायरेक्ट लगा दें तो ज़्यादा सही है। बट पता दोनों तरीके होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है 4 ऑप्शंस हो और चारों ऑप्शंस में आंसर कुछ इस तरीके से हो, NCR वाले टाइप में। जैसे आपको कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में ओपन ना करके दें, सीधा ऑप्शन ऐसे दे दें 8C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, एक ऑप्शन दे देंगे 8C5 इंटू 3 फैक्टोरियल, कुछ इस तरह करके। सो आपको उस दूसरे तरीके से भी आना चाहिए, ताकि आप डायरेक्टली ऑप्शन को टिक कर सको। अब एक ये क्वेश्चन है, in how many ways a committee consisting of 5 men and 6 women can be formed from a group of 8 men and 10 women? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अभी 8 men है और 10 women है, और हमें एक कमिटी फॉर्म करनी है जिसमें 5 men और 6 women होनी चाहिए। तो हम कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं? अब क्योंकि हमें इसमें सिर्फ कमिटी फॉर्म करनी है, तो कमिटी में लोगों के सिलेक्शन का होना बस इम्पोर्टेंट है। उनको अरेंज करने की तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट उनको कोई मतलब बैठाना थोड़ी है कहीं पे, सिर्फ सिलेक्शन करना है, कमिटी फॉर्म करनी है बस। तो सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। तो सबसे पहले मेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 8 में से 5 मेन को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 8C5। ऐसे ही 10 वुमेन में से 6 वुमेन सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 10C6। अब क्योंकि मेन का सिलेक्शन और वुमेन का सिलेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी कमिटी बनेगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसलिए यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन आया हुआ है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में ये हमने कवर किया था। जिन्होंने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो भी। So the next that we have to study is the cases of repetition। मतलब अब अगर हमें अरेंजमेंट करते टाइम कुछ चीजें ऐसी हो जो सेम हो, उसको कैसे अरेंज करते हैं उस केसेस में। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अभी ये एग्जांपल लेने से पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक वर्ड है बुक, तो बुक की स्पेलिंग हमें पता है क्या होती है, BOOK। अब अगर हमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमें इसके जितने भी लेटर्स हैं इस बुक वर्ड के, उनको सिर्फ अरेंज करना है, मीनिंग बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज होगी कि आपको पता है बीच में 2 बार ओ है, तो वो दोनों ओ सेम ही होते हैं। तो अगर मैं अरेंजमेंट जैसे बनाऊं, अगर मैं जो थर्ड प्लेस पे ओ है, अगर मैं उसको सेकंड प्लेस वाले ओ से रिप्लेस कर दूं, क्या कोई उसमें चेंज आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा उसमें कोई चेंज। क्यों? क्योंकि तीसरे वाले ओ को अगर आप पहले रख दोगे और दूसरे वाले ओ को बाद में रख दोगे, तो वो अरेंजमेंट सेम ही बनेगा। वो अभी भी स्पेलिंग क्या रहेगी, बुक ही रहेगी। इसका मतलब इस तरह के रिपीटिशन हमें अरेंजमेंट से हटाने होते हैं। उसको हटाने का क्या तरीका होता है कि जैसे अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे आइसोलेशन पे। तो आइसोलेशन में टोटल कितने वर्ड्स, कितने लेटर है, 9 लेटर्स हैं। तो अगर यहाँ अगर रिपीटिशन का कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो हम लोग सीधा आंसर क्या लिखते हैं, 9 फैक्टोरियल। क्योंकि भाई 9 चीजों को, 9 डिस्टिंक्ट थिंग्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 9 फैक्टोरियल ही होंगे। जैसे n डिस्टिंक्ट थिंग्स को अरेंज करने के n फैक्टोरियल होते हैं, इसी तरह से 9 डिस्टिंक्ट थिंग्स को अरेंज करने के 9 फैक्टोरियल होंगे।
लेकिन अब हमें रिपीटिशन हटाना है, तो रिपीटिशन हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या क्या रिपीट हो रहा है। तो ओ रिपीट हो रहा है 2 बार, आई भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे 2 बार। तो अब जो जो जितनी बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आई 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल इनटू ओ भी 2 बार फैक्टोरियल हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल एक और लग जाएगा। ये फैक्टोरियल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे मान लो कोई चीज 3 बार रिपीट कर रही होती, जैसे ओ 3 बार रिपीट कर रहा होता, तो 3 ओ को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाते हैं, 3 फैक्टोरियल हो जाते हैं ना, क्योंकि जितनी चीजें होती है उनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं उतना ही फैक्टोरियल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ओ 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो वो कितनी तरीके से अरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है। तो वो अरेंजमेंट हमें सारी निकालनी है, तो इसलिए डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से। ये डिनोमिनेटर में एक 2 फैक्टोरियल ओ के लिए और दूसरा 2 फैक्टोरियल आई के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नंबर ऑफ वेज आते हैं रिपीटिशन के केसेस में। एक क्वेश्चन और करते हैं रिपीटिशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन एक ओलंपियाड में आया था, एनटीएससी में। एनटीएससी स्टेज 2 एक एग्जाम होता है, वहां पर भी ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वहां का क्वेश्चन है। सो सपोज देर आर 3 डाइस विच आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 3 डाइस हैं जिनको साइमल्टेनियसली रोल किया हुआ है और उनपे नंबर आ रहे हैं तीनों पे कुछ ना कुछ। हमको क्या निकालना है कि कितने तरीके ऐसे होंगे जिसमें सम हमारा टोटल मिला के 7 बन जाए। मतलब जैसे तीनों डाइस जब हम रोल करेंगे तो हर एक डाइस पे कोई ना कोई नंबर आएगा, हर एक पासे पे कोई ना कोई एक नंबर जरूर आएगा। तो अगर हम उन तीनों को ऐड करें तो हमारा सम 7 आना चाहिए। हमें इस तरह से सारी पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो इसको निकालने के क्या तरीके होते हैं कि हम पहले ये सोच लेते हैं कि किन किन नंबर को ऐड करके 7 बन सकता है। और डाइस में नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इन्हीं में से नंबर हमें चूज करने हैं। तो ये जो 3 मैंने नंबर लिखे हैं, तो जिसमें ये फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट डाइस इंडिकेट कर रहा है, सेकंड नंबर सेकंड डाइस इंडिकेट कर रहा है और थर्ड नंबर थर्ड डाइस इंडिकेट कर रहा है। तो अगर 1 1 5 आए तो भी 7 बन जाएगा, 1 2 4 आए तो भी 7 बन जाएगा, 1 3 3 पे भी 7 बनेगा, 2 2 3 पे भी 7 बनेगा। मतलब ये नंबर पे 7 बन जाएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अभी ये इनको अरेंज करना बाकी है। मतलब 1 1 5 भाई आपका 5 1 5 1 1 भी हो सकता है और 1 5 1 भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके पहले डाइस पे 1 आए, पहले डाइस पे 5 आ जाए, दूसरे डाइस पे 1 आए और तीसरे पे 1 आ जाए। तो ये अरेंजमेंट अभी हमें करनी है, वो हम करते हैं। अभी हमने सिर्फ क्या कर लिया, अभी हमने सिर्फ वो पॉसिबिलिटीज लिख ली, वो नंबर लिख लिए जहाँ पे सम करके 7 आ सकता है। तो अब इसको करते हैं। तो 1 1 5 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, ये टोटल 3 चीजें हैं। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 आपका 2 बार रिपीट कर रहा है, इसलिए नीचे 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ। प्लस क्यों लग रहा है यहाँ पे बीच में, क्योंकि ये जो 4 केसेस हैं, इन चारों में से कोई एक ही केस आपका आएगा। चारों केस एक साथ तो आएंगे नहीं, या तो ये आएगा फर्स्ट, या सेकेंड वाला केस आएगा, या थर्ड वाला आएगा, या फोर्थ वाला आएगा। तो यहाँ पे और का सेंस आ रहा है, तो जब भी और का सेंस आता है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे बीच में ऐड हो रहा है। अब ये 1 2 4 है, इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे और कोई रिपीटिशन है नहीं। प्लस 1 3 3 को अगेन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार 3 रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से 2 2 3 को करने के लिए 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेट करके आंसर आपका 15 आएगा, विच इज इक्वल टू ऑप्शन 3। So this is how we proceed for the calculation of the questions related to permutation and combination. So this was just an introductory session जहाँ पे हमने सिर्फ अभी fundamentals पढ़े हैं permutation and combination के। आगे आने वाली सीरीज में हम कुछ questions और कुछ और इसके डिटेल्ड मेथड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ डिटेल्ड और केसेस हम लोग कंसीडर करेंगे, और सर्कुलर परम्यूटेशन भी अभी आगे इसमें हमें पढ़ना है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। So please subscribe the channel, like it and tap the bell button for getting notification of all further lectures. So thank you and have a nice day.